नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक कहानी है, द टैलेंट थीफ। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़िए और कहानी में डूब जाइए। अध्याय 51, व्यू रचना आकलन। 3 दिन बाद आर्यन एक बार फिर व्यू रचना मास्टर एसोसिएशन पहुंचा। उसे दूसरी मंजिल के बड़े हॉल में ले जाया गया। वहां 8 युवा, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और एक वृद्ध पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही आर्यन हॉल में दाखिल हुआ, एक युवा योद्धा उसके पास आया और घबराते हुए पूछा, महाशय ग्रैंड मास्टर, क्या आप आज के परीक्षक हैं? नहीं, मैं भी यहाँ व्यूह रचना मास्टर, फॉर्मेशन मास्टर की परीक्षा देने आया हूँ, आर्यन ने शांति से जवाब दिया। वहां मौजूद अन्य परीक्षार्थियों के चेहरे पर अलग अलग भाव आए। किसी की आंखों में विस्मय था तो किसी की आंखों में तिरस्कार। कुछ लोगों को लगा कि भले ही आर्यन एक योद्धा ग्रैंड मास्टर बन चुका है, लेकिन शायद उसकी व्यूह रचना की योग्यता बहुत कम है, इसीलिए वह इस उम्र में परीक्षा देने आया है। आर्यन को एहसास हुआ कि उसे कम आंका जा रहा है। उसने देखा कि कुछ युवा, जो अभी विशिष्ट मार्शल योद्धा ही थे, उसे तिरस्कार से देख रहे थे क्योंकि उनके पास प्रारंभिक व्यूह रचना प्रतिभा थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी चाकू की राख, दाव ऑफ द ब्लेड की एक सूक्ष्म आभा छोड़ी। उन युवाओं के चेहरे पीले पड़ गए और वे पीछे हट गए। उन्हें समझ आ गया कि एक योद्धा का अपमान करना भारी पड़ सकता है। वृद्ध की सलाह। हॉल में मौजूद एकमात्र वृद्ध परीक्षार्थी, जिसका नाम ली जोंग था, आर्यन के पास आया और सम्मानपूर्वक पूछा, महाशय, क्या आप पहली बार इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं? हाँ, यह मेरा पहला प्रयास है, आर्यन ने सिर हिलाया। आर्यन ने अपनी नकल करने की शक्ति से देखा कि ली जोंग के पास बहुत ही कमजोर व्यूह रचना प्रतिभा थी। फिर भी वह अपनी अटूट इच्छाशक्ति के कारण यहाँ तक पहुंचा था। ली जोंग ने समझाया, महाशय, ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला चरण है 20 व्यूह प्रतीकों, फॉर्मेशन पैटर्न्स को उकेरना। दूसरा चरण है एक सरल व्यूह फॉर्मेशन स्थापित करना, जो काफी कठिन है। लेकिन सबसे घातक है तीसरा चरण, किसी व्यूह की कमियों, लूप होल्स को ढूंढना। मैं इस तीसरे चरण में 100 बार फेल हो चुका हूँ। 100 बार फेल। आर्यन हैरान था कि वृद्ध की सहनशक्ति कितनी अद्भुत है। परीक्षा का आरंभ। तभी चेन याओ नाम के एक मध्यम स्तरीय व्यूह रचना मास्टर हॉल में आए। मैं आज की परीक्षा का संचालन करूंगा। पहले चरण के लिए नक्काशी पेन, हिंसक पशु रक्त और तत्व कागज एलिमेंटल पेपर तैयार करें। आर्यन ने पेन उठाया और बड़ी सहजता से 20 प्रतीक उकेर दिए। उसने अपनी उच्च स्तरीय व्यूह रचना प्रतिभा सक्रिय की, जिससे उसे कागज पर प्रतीक प्रकाश के रूप में तैरते हुए दिखाई दिए। इसका मतलब था कि उसके प्रतीक एकदम सटीक थे। चेन याओ ने सभी के काम की जांच की और सिर हिलाया। सब पास हैं। अब दूसरा चरण, साउंड प्रूफिंग व्यूह, साउंड प्रूफिंग फॉर्मेशन स्थापित करना। सबको एक एक डिज़ाइन ब्लूप्रिंट दिया गया। यह एक घर बनाने जैसा था, जहां व्यूह प्रतीक आधार थे और उन्हें एक त्रिविमीय 3 स्थान में इस तरह सजाना था कि ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहे। आर्यन ने एक नज़र में इस जटिल संरचना को समझ लिया। तभी उस युवा ने, जिसे आर्यन ने डराया था, फिर से सिर उठाया और चुनौती दी, महाशय, क्यों न हम एक प्रतियोगिता करें? देखते हैं कि कौन पहले यह व्यूह स्थापित करता है। आर्यन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। ठीक है, क्या हम इस पर एक शर्त बेट भी लगाएं? शर्त? ठीक है। उस युवा, जिसका नाम हर्ष था, ने कुछ सोचा और कहा, पैसों की शर्त लगाना उबाऊ है। क्यों न हम पॉइंट्स की शर्त लगाएं? एक बार जब आप प्रारंभिक व्यूह रचना मास्टर बन जाते हैं, तो एसोसिएशन आपको 100 पॉइंट्स इनाम में देता है। ये पॉइंट्स खरीदे नहीं जा सकते, इन्हें केवल काम करके कमाया जा सकता है। मुझे अपनी जीत का पूरा भरोसा है। मंजूर है, आर्यन ने सहमति दी। आर्यन के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उसे पॉइंट्स की सख्त जरूरत थी। उसे अमृत संचय व्यूह, एसेंस गैदरिंग फॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट चाहिए था, जिसके लिए पॉइंट्स अनिवार्य थे। उसने हर्ष की प्रतिभा जांची, उसके पास केवल प्रारंभिक एलिमेंट्री प्रतिभा थी। आर्यन मन ही मन हंसा। उच्च स्तरीय और प्रारंभिक प्रतिभा के बीच के अंतर को समय से नहीं भरा जा सकता। दूसरा चरण, व्यूह स्थापना। कर्मचारियों ने सबको एरे डिस्कैम्ब्रियोस दिए। यह विशेष सामग्री से बना था जो पूरे व्यूह की शक्ति को झेल सकता था। शुरू करें। परीक्षक चेन याओ की आवाज गूंजी। आर्यन ने अपना नक्काशी पेन उठाया। उच्च स्तरीय व्यूह रचना प्रतिभा सक्रिय होते ही उसे 3 आयामों 3 में व्यूह की संरचना साफ दिखने लगी। वह एक एक करके प्रतीक उकेरने लगा। उसकी एकाग्रता और बारीकियों पर पकड़ इतनी सटीक थी कि प्रारंभिक प्रतिभा वाले उसकी तुलना भी नहीं कर सकते थे। धूम! आर्यन की डिस्क चमक उठी। उसने सबसे पहले सफलतापूर्वक साउंड प्रूफिंग व्यूह स्थापित कर लिया था। परीक्षक चेन याओ ने आर्यन को प्रशंसा भरी नज़रों से देखा और उसे एक तरफ इंतजार करने का इशारा किया। दूसरी तरफ हर्ष घबरा गया। उसने देखा कि आर्यन पहले ही काम पूरा कर चुका है, जबकि वह भी 12वें प्रतीक पर ही था। घबराहट में उसका हाथ कांपा और उसने एक प्रतीक गलत उकेर दिया।
चर्र, उसकी डिस्क बेकार हो गई। यह उसका आखिरी मौका था। हर्ष ने खुद को संभाला और इस बार धीरे धीरे अपना व्यूह पूरा किया। अंत में सभी परीक्षार्थी सफल रहे, सिवाय वृद्ध ली जोंग के, जिनकी गति बहुत ही धीमी थी। तीसरा चरण, कमियों की पहचान। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण। चेन याओ ने एक असली एरे डिस्क निकाली और हॉल में एक ट्रैपिंग अरे सक्रिय कर दिया। ये लघु हरित तत्व जाल माइनर ग्रीन एलिमेंटल ट्रैपिंग अरे है। निर्माण की गलती के कारण इसमें कई कमियां रह गई हैं। एक कमी ढूंढने पर आप पास हो जाएंगे। उसके बाद हर अतिरिक्त कमी के लिए 100 पॉइंट्स इनाम मिलेंगे। लेकिन सावधान, अगर आपने गलत कमी बताई तो 100 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। आर्यन के लिए ये लॉटरी लगने जैसा था। उसने तुरंत अपनी उच्च स्तरीय प्रतिभा सक्रिय की। उसकी आंखों के सामने पूरा व्यूह 50 प्रतीकों के जाल में बदल गया। यह प्रतीक मेल नहीं खा रहे। एक कमी, यहाँ एक नक्काशी गलत है। दूसरी कमी, ओह, यहाँ प्रतीक की मोटाई में 1 मिलीमीटर का फर्क है। तीसरी कमी, आधा घंटा बीत गया। आर्यन बहुत खुश था क्योंकि उसने कुल 7 कमियां खोज ली थीं। वहीं दूसरी ओर वृद्ध ली जोंग का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें एक भी कमी नहीं मिली। आर्यन समझ गया कि कमजोर प्रतिभा के कारण वृद्ध को व्यूह की संरचना ही साफ नहीं दिख रही थी। बिना प्रतिभा के चाहे 100 बार परीक्षा दी जाए, सफलता नामुमकिन थी। परीक्षक चेन याओ ने सबको अपने उत्तर कागज पर लिखने को कहा। कुछ ही देर बाद उन्होंने परिणाम घोषित करना शुरू किया। कुल 7 लोग पास हुए हैं। आर्यन, हर्ष, ली देहई। अध्याय 52, उड़ने की प्रतिभा और रक्तस्थी प्रतिभा। परीक्षा में 3 लोग असफल रहे, वृद्ध ली जोंग, वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसकी प्रतिभा कमजोर थी, और एक अन्य युवा जो घबराहट के कारण बुनियादी गलतियां कर बैठा। परीक्षक चेन याओ ने परिणामों की घोषणा की। ली देहई 1 कमी, झांग के 2 कमियां, हर्ष 4 कमियां। हर्ष खुशी से झूम उठा। अब वह एक आधिकारिक व्यूह रचना मास्टर था। उसने आर्यन की ओर चुनौती भरी नजरों से देखा। उसे लगा कि अब एसोसिएशन का सदस्य होने के नाते उसे एक योद्धा ग्रैंड मास्टर से डरने की जरूरत नहीं है। तभी चेन याओ की आवाज गूंजी, आर्यन 7 कमियां। वह एकमात्र परीक्षार्थी है जिसने सभी कमियां ढूंढ निकाली। चेन याओ आर्यन के पास आए और सम्मान से बोले, आर्यन, तुम्हारी प्रतिभा निश्चित रूप से उच्च स्तरीय हाई टियर है। इस व्यू को एक उच्च स्तरीय मास्टर ने बनाया था और केवल वैसी ही प्रतिभा वाला व्यक्ति इसकी सभी कमियां पकड़ सकता है। ये सुनकर हर्ष के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। प्रारंभिक और उच्च स्तरीय प्रतिभा के बीच जमीन आसमान का अंतर था। पॉइंट्स का गणित। चेन याओ ने आर्यन को एक प्रस्ताव दिया, अगर तुम अपनी प्रतिभा का आधिकारिक परीक्षण करवाते हो तो एसोसिएशन तुम्हें इनाम में 1000 पॉइंट्स देगा। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने पहले अपनी गोपनीयता सुनिश्चित की और फिर अमृत संचय व्यू एसेंस गैदरिंग फॉर्मेशन के ब्लूप्रिंट की कीमत पूछी। 6 गुना अमृत संचय करने वाले ब्लूप्रिंट की कीमत 2000 पॉइंट्स है, चेन याओ ने बताया। आर्यन ने हिसाब लगाया। परीक्षा पास करने के 700 पॉइंट्स, हर्ष से शर्त जीतने के 100 पॉइंट्स, प्रतिभा परीक्षण के 1000 पॉइंट्स, कुल 1800 पॉइंट्स। उसे अब भी 200 पॉइंट्स की कमी थी। उसने तुरंत परीक्षण के लिए हाँ कर दी। परीक्षण गेम टेस्टिंग ऑप ने पुष्टि की कि आर्यन के पास वास्तव में उच्च स्तरीय व्यूह रचना प्रतिभा है। आर्यन को उसका बैज और पॉइंट कार्ड मिल गया। हर्ष ने कांपते हुए हाथ से अपने 100 पॉइंट्स आर्यन को ट्रांसफर किए। अब वह आर्यन का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह जानता था कि आर्यन भविष्य में एसोसिएशन का एक बड़ा अधिकारी बनेगा। शंघाई व्यू टॉवर। आर्यन एसोसिएशन के मिशन हॉल पहुंचा। उसे जल्द से जल्द बाकी के 200 पॉइंट्स कमाने थे। अचानक एक मिशन ने उसका ध्यान खींचा। शंघाई व्यू टॉवर मिशन। शर्तें, योद्धा ग्रैंड मास्टर स्तर, उच्च स्तरीय व्यू रचना प्रतिभा, प्रारंभिक मास्टर स्तर। पुरस्कार, आपकी प्रगति, ब्रेक थ्रू रैकेट के आधार पर पॉइंट्स। यह मिशन दशकों से वहां था क्योंकि इसकी शर्तें बहुत कठिन थीं। बहुत कम लोगों के पास एक साथ योद्धा की ताकत और उच्च स्तरीय व्यूह प्रतिभा होती है। मैं यह मिशन स्वीकार करता हूं, आर्यन ने काउंटर पर अपना पहचान पत्र देते हुए कहा। कर्मचारी ने अत्यंत सम्मान के साथ उसका आवेदन स्वीकार किया। आर्यन को एक दस्तावेज सौंपा गया जिसमें शंघाई व्यू टॉवर के बारे में गुप्त जानकारी थी। उसे महसूस हुआ कि यह टॉवर न केवल उसे पॉइंट्स देगा बल्कि उसकी नई प्रतिभा को परखने का सबसे अच्छा स्थान भी साबित होगा। दस्तावेज खोलते ही शंघाई व्यू टॉवर शंघे अरे टावर की जानकारी आर्यन के सामने आने लगी। इस टॉवर की स्थापना शंघाई किंग ने की थी, जो अपने समय के एक महान योद्धा और व्यू रचना महामास्टर थे। उन्होंने जोंगहाई बेस की सुरक्षा प्रणाली बनाने में भी मदद की थी। नियम सरल था, कोई भी उच्च स्तरीय व्यू रचना प्रतिभा वाला व्यक्ति इसे चुनौती दे सकता था। हर मंजिल पार करने पर एक नया ब्लूप्रिंट इनाम में मिलता था। अगर कोई 9 मंजिलें पार कर ले तो वह शंघाई किंग का उत्तराधिकारी बन सकता था। हालांकि आज तक कोई भी 9वीं मंजिल पार नहीं कर पाया। टॉवर की चुनौती।
आर्यन शहर के पुराने बाहरी इलाके में पहुंचा जहां भारी सुरक्षा के बीच ये टॉवर स्थित था। पहली मंजिल कदम रखते ही आर्यन आग की दुनिया में पहुंच गया। यह एक अग्नि प्रहार व्यूह था। आर्यन ने अपनी सूडो प्रोफाउंड शक्ति से प्रहार किया, लेकिन व्यूह की शक्ति ने उसके वार को दिशाहीन कर दिया। ताकत से काम नहीं चलेगा, आर्यन ने सोचा और अपनी उच्च स्तरीय व्यूह रचना प्रतिभा सक्रिय की। अचानक आग का सैलाब व्यूह प्रतीकों के जाल में बदल गया। आर्यन ने व्यूह के मुख्य केंद्र नोड्स ढूंढे और उन्हें एक एक करके नष्ट कर दिया। चर्र व्यू टूट गया और आर्यन को पहला इनाम मिला, वर्षा पर्दा रक्षात्मक व्यूह ब्लूप्रिंट। दूसरी मंजिल पर बर्फ का व्यू था और तीसरी मंजिल पर हरित कास्ट ग्रीनवुड का हमलावर व्यू। आर्यन को इन्हें तोड़ने में पूरा दिन लग गया और उसकी प्राण ऊर्जा ओरिजिन चीक लगभग खत्म हो गई। उसने फिलहाल रुकने का फैसला किया। कुल मिलाकर आर्यन को 3 दुर्लभ ब्लूप्रिंट मिले। रक्षात्मक व्यू, वर्षा पर्दा रेन स्क्रीन, अग्नि व्यू उड़ता अग्नि ड्रैगन सोरिंग फायर ड्रैगन, गुप्त व्यू छिपी हुई सांस हिडन ब्रेथ। पॉइंट्स की बौछार। अगले दिन आर्यन एसोसिएशन पहुंचा और अपना मिशन जमा किया। स्टाफ ने पुष्टि की, आपने 3 मंजिलें पार की हैं, आपको 900 पॉइंट्स दिए जाते हैं, 100 200 400। इसके बाद आर्यन ने अपने ब्लूप्रिंट्स का सौदा किया। छिपी हुई सांस वाला ब्लूप्रिंट एसोसिएशन के पास नहीं था, इसलिए उन्हें उसे खरीदने के बदले आर्यन को 500 अतिरिक्त पॉइंट्स देने पड़े। आर्यन का कुल बैलेंस 3300 पॉइंट्स। अब उसके पास पर्याप्त पॉइंट्स थे। उसने बिना देर किए 6 गुना अमृत संचय व्यू 6 टाइम्स एसेंस गैदरिंग फॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट 2000 पॉइंट्स में खरीद लिया। बाकी के 1000 पॉइंट्स उसने उच्च स्तरीय एरे डिस्क खरीदने में खर्च किए। अब सब कुछ तैयार है, आर्यन ने मन ही मन सोचा। जैसे ही मैं इस व्यू को अपने विला में स्थापित करूंगा, मेरी साधना की गति 3 गुना बढ़ जाएगी। 1 साल के भीतर मैं योद्धा के शिखर ग्रैंडमास्टर पीक पर पहुंच जाऊंगा। अपने विला में आर्यन ने अमृत संचय व्यू एसेंस गैदरिंग फॉर्मेशन के ब्लूप्रिंट का गहराई से अध्ययन किया। उसे एहसास हुआ कि मध्यम स्तर के व्यू को सक्रिय करने के लिए न केवल 100 व्यू प्रतीकों अरे पैटर्न्स के ज्ञान की आवश्यकता है, बल्कि प्राण पत्थरों युआनची स्टोन्स की भी जरूरत है। साधारण लोगों के लिए ये पत्थर मिलना नामुमकिन था, लेकिन आर्यन के पास गुप्त क्षेत्र सीक्रेट रेल्म से लाए गए 2000 से ज्यादा पत्थर थे। एक पत्थर 1 महीने चलता था, जिसका मतलब था कि उसके पास कई दशकों का भंडार था। प्रतिभा का उन्नयन। आर्यन ने तय किया कि वह अपनी व्यू रचना प्रतिभा को शीर्ष स्तरीय टॉप टियर पर ले जाएगा। इसके लिए उसने शहर के 2 बड़े केंद्रों हेलियन परिवार और मोह हाई बैंक से 2 उच्च स्तरीय व्यू प्रतिभाएं कॉपी की और उन्हें आपस में मिला दिया। आधे घंटे की थकाऊ प्रक्रिया के बाद उसकी प्रतिभा शीर्ष स्तरीय हो गई। अब वह मात्र 26 दिनों में 100 जटिल व्यू प्रतीक को करने में सफल रहा। उसने अपने साधना कक्ष में अमृत संचय व्यू स्थापित किया और उसमें एक प्राण पत्थर जड़ा। धूम। कमरे के भीतर की ऊर्जा बाहर से 6 गुना ज्यादा सघन हो गई। आर्यन की साधना की गति अब अविश्वसनीय थी। उसने हिसाब लगाया कि वह 1 महीने में 9 हाथी की शक्ति बढ़ा सकता है, जिसका अर्थ था कि 1 साल के भीतर वह योद्धा के शिखर ग्रैंडमास्टर पीक पर होगा। ड्रैगन की शक्तियां। कुछ दिनों बाद जब आर्यन की नकल करने की शक्ति का कूलडाउन खत्म हुआ, तो उसकी नज़र अपने छोटे ड्रैगन रक्त लिटिल ब्लड पर पड़ी। उसने ड्रैगन से 2 विशेष शक्तियां लेने का फैसला किया। उड़ने की प्रतिभा फ्लाइंग टैलेंट हाई टियर। आर्यन ने इसे कॉपी किया और उसे अपने शरीर में समाहित किया। अब वह बिना किसी बाहरी सहारे के हवा में तैर सकता था और कमरे के किसी भी कोने में उड़कर जा सकता था। रक्तस्थी प्रतिभा ब्लड बोन टैलेंट मीडियम। यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा थी। ये शरीर की किसी एक हड्डी को परिष्कृत करके उसे एक रक्तस्थी सैनिक हथियार में बदलने की अनुमति देती थी। ये हड्डी शरीर से बाहर निकालकर किसी भी शस्त्र जैसे चाकू का रूप ले सकती थी। मूल स्थान पर एक नई हड्डी अपने आप उगाती थी, इसलिए शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था। हालांकि अभी ये केवल मध्यम स्तर की थी और उच्च स्तरीय हथियार ही बना सकती थी, लेकिन आर्यन को उम्मीद थी कि भविष्य में वह इसे और उन्नत कर पाएगा। अब आर्यन के पास उड़ने की शक्ति और शरीर के भीतर से निकलने वाला एक घातक हथियार दोनों थे। उसकी शक्ति अब एक नए और डरावने स्तर पर पहुंच चुकी थी। अध्याय 53। क्या मेरा रक्त उड़ सकता है? आर्यन ने मूल रूप से जोंगहाई सुपर बेस छोड़ने से पहले योद्धा ग्रैंडमास्टर के शिखर तक पहुंचने की योजना बनाई थी। उसकी साधना को अभी 20 दिन ही हुए थे और उसकी शारीरिक शक्ति 10 हाथी के बराबर पहुंची ही थी कि एक खबर ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। लिनहाई बेस में कुछ हुआ है, आर्यन ने माथे पर बल देते हुए कहा। यह खबर निशा की ओर से आई थी, इसलिए इसकी सत्यता पर संदेह नहीं था। लिनहाई बेस आर्यन और उसकी बहन ईशा का पुराना घर था। भले ही वे अब एक बड़े शहर के आलीशान विला में रह रहे थे, लेकिन अपनी जड़ों के प्रति आर्यन का लगाव कम नहीं हुआ था। उसने तुरंत निशा से मुलाकात की। आसन संकट। निशा, लिनहाई बेस में क्या हुआ है? आर्यन ने पूछा। निशा का चेहरा गंभीर था।
एक बहुत बड़ा पशु ज्वार बीस्ट टाइड आने वाला है। लिनहाई बेस इसके रास्ते में पड़ता है। सामान्य परिस्थितियों में जोंगहाई बेस उसकी मदद करता, लेकिन इस बार संकट इतना बड़ा है कि कई बड़े बेस इसकी चपेट में हैं। ये पशु ज्वार 40 साल पहले आए विनाशकारी हमले से भी बड़ा होने वाला है। जोंगहाई बेस खुद को बचाने में लगा है, उसे एक छोटे से बेस की परवाह नहीं है। क्या लिनहाई बेस के बचने की कोई उम्मीद है? आर्यन ने सवाल किया। निशा ने लंबी सांस ली। लगभग शून्य। वह बेस पूरी तरह तबाह हो सकता है। आर्यन ने कुछ पल सोचा और फिर दृढ़ता से कहा, मैं लिनहाई बेस जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे तुम मेरी बहन ईशा का ख्याल रखो। यह मुझ पर तुम्हारा एक बड़ा एहसान होगा। निशा चौंक गई। क्या तुम पागल हो गए हो? वहां जाना मौत को बुलावा देना है। एक योद्धा अकेले पशु ज्वार को कैसे रोक सकता है? आर्यन मुस्कुराया। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। अगर मुझे लगा कि स्थिति हाथ से बाहर है तो मैं भाग निकलूंगा। मेरी रफ्तार इतनी है कि कोई भी हिंसक जानवर मुझे नहीं पकड़ पाएगा। रक्त की पहली उड़ान। आर्यन ने अपनी बहन को बिना कुछ बताए विदा किया ताकि वह चिंता न करे। इसके बाद वह अपने छोटे ड्रैगन रक्त लिटिल ब्लड के पास पहुंचा, जो गहरी नींद में सो रहा था। रक्त उठो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां तुम जितना चाहो उतना खून पी सकते हो और पेट भर के खा सकते हो। सच में? ड्रैगन उत्साह से जाग गया। जैसे ही वे शहर की सीमा से बाहर निकले, आर्यन ने आदेश दिया, रक्त मुझे अपनी पीठ पर बैठाओ और उड़ो। हमें लिनहाई बेस पहुंचना है। उड़ना? क्या मैं उड़ सकता हूँ? रक्त ने बड़ी मासूमियत से पूछा। वह जोंगहाई बेस के विला में रहते रहते ये भूल चुका था कि वह एक ड्रैगन है। वह खुद को जमीन पर चलने वाला जानवर समझने लगा था। आर्यन ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारे पास उच्च स्तरीय उड़ान प्रतिभा है। अगर तुम नहीं उड़े तो आज तुम्हें एक बूंद खून भी पीने को नहीं मिलेगा। खून न मिलने की धमकी काम कर गई। रक्त ने अपनी उड़ने की शक्ति सक्रिय की और कुछ ही पलों में वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। ओह, तो मैं एक उड़ने वाला ड्रैगन हूं। उसने खुशी से दहाड़ मारी। आर्यन उसकी पीठ पर चौकड़ी मारकर बैठ गया और लिनहाई बेस की दिशा में इशारा किया। चलो, अब पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। लिनहाई बेस के योद्धा हमेशा की तरह जंगलों में शिकार कर रहे थे और आम लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक विनाशकारी पशु ज्वार बीस्ट टाइड उनकी ओर बढ़ रहा है। जोंगहाई सुपर बेस ने लिनहाई बेस को पूरी तरह उसके भाग्य पर छोड़ दिया था और उन्हें कोई चेतावनी भी नहीं दी थी। हालांकि लिनहाई के कुछ उच्चाधिकारियों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देखा कि मार्शल पवेलियन और बैंकों के बड़े अधिकारी चुपचाप बेस खाली करके भाग रहे हैं। इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए नृपेंद्र ग्रैंडमास्टर ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक आदित्य के निवास पर आयोजित की गई थी। नृपेंद्र ने गंभीरता से कहा, साथियों, मार्शल पवेलियन के मुख्य अधिकारी गायब हैं। यहां तक कि पवेलियन मास्टर विक्रम भी कहीं नहीं मिल रहे। बैंक के बड़े अफसर भी वापस जोंगहाई सुपर बेस लौट चुके हैं। साफ है कि लिनहाई बेस पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। क्या उस हिंसक पशु समूह ने हम पर हमला करने का फैसला किया है जिसने पिछले बेस को तबाह किया था? एक योद्धा ने घबराते हुए पूछा। नहीं, नृपेंद्र ने खंडन किया। वह वान बीस्ट कमजोर है, उसे रोकने के लिए जोंगहाई से एक भी किंग योद्धा काफी होता। मामला कुछ और ही गंभीर है। आदित्य ने अपनी चिंता व्यक्त की, क्या हम जोंगहाई से संपर्क नहीं कर सकते? नृपेंद्र ने सिर हिलाया, वे सभी संचार उपकरण कम्युनिकेशन इक्विपमेंट अपने साथ ले गए हैं। हम अब पूरी दुनिया से कट चुके हैं। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। महाराज, अनर्थ हो गया। एक अत्यंत शक्तिशाली और विशाल हिंसक जीव बेस के अंदर घुस आया है। सबके चेहरे पीले पड़ गए। कैसा जीव? कहाँ है वह? नृपेंद्र ने पूछा। वह लगभग 10 मीटर लंबा उड़ने वाला जीव है। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई उसे रोक नहीं पाया। वह सीधे सेंट्रल गार्डन इलाके में जाकर उतरा है, सैनिक ने हाँफते हुए बताया। सेंट्रल गार्डन? नृपेंद्र और आदित्य एक दूसरे को देखने लगे। ये वही इलाका था जहां कभी आर्यन रहा करता था। आर्यन के जाने के बाद वहां की रौनक खत्म हो गई थी। वे सभी तुरंत वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही एक पहरेदार ने खुशी से चिल्लाकर खबर दी, महाराज, आर्यन वापस आ गए हैं। आर्यन वापस आ गया है। नृपेंद्र के मन में खुशी और डर दोनों थे। खुशी इसलिए क्योंकि आर्यन अब जोंगहाई से आया था और उसे असलियत पता होगी। डर इसलिए क्योंकि अब उसे अपनी कमान छोड़कर आर्यन के आदेशों का पालन करना होगा। आर्यन की हवेली। आर्यन अपनी हवेली की साफ सफाई कर रहा था। उसके साथ उसका पालतू ड्रैगन रक्त लिटिल ब्लड भी था। रक्त ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मालिक, ये टूटी फूटी जगह हमारे पिछले घर के मुकाबले बहुत बेकार है। हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? यह मेरा पुराना घर है, तमीज से बात करो। आर्यन ने उसे डपटा। रक्त ने तुरंत सुर बदल लिया, ओह, मेरा मतलब था कि यह जगह बहुत क्लासिक और ऐतिहासिक है। यहाँ रहने का अपना ही मजा है। आर्यन उसकी बातों पर हैरान था।
जब रक्त पैदा हुआ था तो वह केवल भूख और नींद जैसे शब्द बोल पाता था, लेकिन कुछ ही समय में उसकी बुद्धि एक किशोर इंसान जैसी हो गई थी। उसकी 10 मीटर की लंबाई और उसका भोर का तारा जैसा रक्त प्रतिभा स्तर वाकई बेमिसाल था। तभी हवेली के बाहर नृपेंद्र और अन्य योद्धाओं के कदमों की आहट सुनाई दी। लिन्हाई का भविष्य अब पूरी तरह आर्यन के हाथों में था। अध्याय 54, अंतरिक्ष में नई दरार। कोई आ रहा है। आर्यन की आध्यात्मिक चेतना ने हवेली के बाहर लोगों की आहट महसूस की। ये लिन्हाई बेस के वही उच्चाधिकारी थे जो कुछ देर पहले तक डरे हुए थे। हम महान योद्धा आर्यन का अभिवादन करते हैं। नृपेंद्र, ग्रैंडमास्टर ली और अन्य योद्धा दरवाजे पर अत्यंत सम्मान के साथ झुककर खड़े थे। आर्यन की अनुमति मिलते ही वे अंदर आए, जहां उनकी नज़र आर्यन और उसके विशाल ड्रैगन रक्त लिटिल ब्लड पर पड़ी। यद्यपि रक्त ने अपनी भयावह ऊर्जा को दबा रखा था, फिर भी उसकी आभा किसी भी शीर्ष स्तरीय टॉप टियर हिंसक पशु से कम नहीं थी। नृपेंद्र उसे देखकर कांप गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह जीव उसे पलक झपकते ही मार सकता है। लेकिन जब उनकी नज़र आर्यन पर पड़ी तो वे और भी ज्यादा दंग रह गए। ग्रैंडमास्टर आर्यन अब केवल एक महान योद्धा, ग्रेट मार्शल वॉरियर नहीं रहा था, उसने आधिकारिक तौर पर ग्रैंडमास्टर की दहलीज पार कर ली थी। पहले वह महान योद्धा होकर भी ग्रैंडमास्टर्स को मारने की शक्ति रखता था, तो अब ग्रैंडमास्टर बनने के बाद उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। नृपेंद्र ने अपनी सारी अकड़ त्याग दी और एक सेवक की तरह विनम्र हो गया। आर्यन जी, आप अचानक वापस क्यों आए? नृपेंद्र ने पूछा। लिन्हाई बेस पर विनाश का संकट मंडरा रहा है, इसलिए मैं लौटा हूं, आर्यन ने सीधा और कड़वा सच बताया। विनाश की चेतावनी। ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने हाथ जोड़कर विनती की, आर्यन जी, कृपया लिन्हाई को बचा लीजिए। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं यहाँ इसी काम के लिए आया हूँ। लेकिन याद रहे, अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा और तुरंत निकल जाऊंगा। आप लोग भी भागने के लिए तैयार रहें, हालांकि किस्मत ही तय करेगी कि कौन बचेगा। नृपेंद्र ने घबराकर पूछा, क्या वह वान बीस्ट हम पर हमला करने वाला है? नहीं, आर्यन ने सिर हिलाया। अगर सिर्फ एक वान बीस्ट होता तो जोंगहाई सुपर बेस लिन्हाई को अकेला नहीं छोड़ता। असली बात यह है कि जोंगहाई खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लेने वाला है। एक ऐसा पशु ज्वार बीस्ट टाइड आ रहा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। लिन्हाई तो बस उसकी चपेट में आने वाला एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उस हल्की सी चपेट को सहने की शक्ति इस बेस में नहीं है। आदित्य ने जोंगहाई भागने का सुझाव दिया, जिसे आर्यन ने तुरंत खारिज कर दिया। वहां के बड़े परिवार किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे ताकि भगदड़ न मचे। अगर आप वहां गए तो वे आपको शहर के बाहर ही मार देंगे। सुरक्षा चक्रों की तैयारी। तो अब हम क्या करें? नृपेंद्र ने बेबसी से पूछा। हम सुरक्षा चक्र अरे फॉर्मेशंस बनाएंगे, आर्यन ने आदेश दिया। मेरे पास कुछ ही दिन हैं। नृपेंद्र, तुम शहर के सभी लोहारों को काम पर लगाओ और मुझे अरे डिस्क के सांचे तैयार करके दो। मुझे जितने हो सके उतने चाहिए। नृपेंद्र हैरान था कि आर्यन एक अरे मास्टर, अरे फॉर्मेशन मास्टर भी है। वह तुरंत काम पर लग गया। अगले 5 दिनों तक आर्यन ने बिना सोचे समझे, बिना सोए और बिना साधना किए पागलों की तरह काम किया। अपनी शीर्ष स्तरीय प्रतिभा के कारण वह हर 10 मिनट में एक साधारण सुरक्षा चक्र और आधे घंटे में एक मध्यम श्रेणी का चक्र तैयार कर रहा था। 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने 489 साधारण और 18 मध्यम श्रेणी के सुरक्षा चक्र तैयार किए। उसने नृपेंद्र को निर्देश देकर इन चक्रों को शहर की दीवारों और बाहरी मैदानों में रणनीतिक रूप से स्थापित करवा दिया। काम पूरा होने के बाद आर्यन ने आधे दिन का विश्राम लिया। वह जानता था कि ये सुरक्षा चक्र केवल पशुज्वार की गति को धीमा कर सकते हैं, उसे पूरी तरह रोक नहीं सकते। अंत में सब कुछ उसकी अपनी ताकत और युद्ध कौशल पर ही निर्भर करने वाला था। दोपहर का समय था। आर्यन की हवेली में एक लाल छाया तेजी से अंदर आई। यह कोई और नहीं बल्कि उसका ड्रैगन रक्त लिटिल ब्लड था, जिसे आर्यन ने जासूसी के लिए भेजा था। रक्त, तुम्हारी आभा कुछ बधी हुई लग रही है। क्या बाहर बहुत सारे जानवरों का खून पिया है? आर्यन ने पूछा। ज्यादा नहीं मालिक, बस थोड़ा सा, रक्त ने मासूमियत से जवाब दिया। थोड़ा सा मतलब कितना? आर्यन मुस्कुराया। बस कुछ 100 उच्च स्तरीय और 7-8 शीर्ष स्तरीय हिंसक पशु। रक्त की बात सुनकर आर्यन ने उसे घूर कर देखा, फिर मुद्दे पर आया। जांच का क्या हुआ? पशु ज्वार कब तक पहुंचेगा? रक्त गंभीर हो गया। मालिक, पूर्व दिशा में हजारों जानवर जमा हो रहे हैं। वहां से लगभग 30,000 किलोमीटर दूर मैंने अंतरिक्ष में एक दरार स्पेस रिफ्ट देखी है। वहीं से ये सारे भयानक जीव बाहर आ रहे हैं। संकट का असली कारण अंतरिक्ष दरार। आर्यन चौंक गया। उसे अब समझ आया कि जोंगहाई सुपर बेस ने लिन्हाई को क्यों छोड़ दिया। एक नई अंतरिक्ष दरार का मतलब था सीधा विनाश। दरार के उस पार हिंसक पशुओं का गढ़ होता है। जब तक उस पार जाकर उन जीवों को खत्म न किया जाए, दरार को बंद करना असंभव है। आर्यन ने अब और समय बर्बाद न करने का फैसला किया।
उसने सुरक्षा चक्र अरे प्लेट्स बनाने का काम रोक दिया क्योंकि अब तक जो बना था वही काफ़ी था। उसने अपनी साधना शुरू की ताकि युद्ध से पहले थोड़ी और शक्ति संचित कर सके। उधर लिन्हाई बेस में भी युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गईं। नृपेंद्र ग्रैंडमास्टर लीग ने मार्शल योद्धाओं की टुकड़ियां बनाईं। आम लोगों और बच्चों को बचाने के लिए जमीन के नीचे लंबी सुरंगें खोदी गईं। ये लिन्हाई के अस्तित्व की लड़ाई थी। युद्ध का शंखनाद। 3 दिन बाद रक्त उठकर वापस आया और आर्यन को खबर दी, मालिक, जानवरों की सेना चल पड़ी है। एक छोटी टुकड़ी लिन्हाई की ओर ही आ रही है। क्या उनमें कोई वांग बीस्ट है? आर्यन ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। एक वांग बीस्ट है, साथ में 100 से ज्यादा शीर्ष स्तरीय, 10,000 उच्च स्तरीय और लाखों छोटे जानवर हैं। रक्त ने आंकड़े बताए। आर्यन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लिन्हाई के योद्धा केवल छोटे जानवरों को संभाल सकते थे। शीर्ष स्तरीय और वांग बीस्ट को केवल वही और रक्त रोक सकते थे। रक्त, क्या तुम उन 100 शीर्ष स्तरीय जानवरों को संभाल लोगे? आर्यन ने पूछा। बिल्कुल मालिक, वे नीच खून वाले जानवर मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रक्त आत्मविश्वास से भर उठा। आर्यन की रणनीति। आर्यन ने अपनी शक्ति का हिसाब लगाया। उसकी शारीरिक शक्ति अब 11 हाथियों के बराबर थी। अपनी विशेष क्षमताओं कंफेंग स्लैश और सूडो इसेटेरिक पावर के साथ उसका सबसे शक्तिशाली प्रहार 3960 हाथियों की ताकत के बराबर था। एक साधारण वान बीस्ट की शक्ति केवल 400-500 हाथियों की होती है, लेकिन अगर आने वाला वान बीस्ट प्रतिभाशाली हुआ तो लड़ाई मुश्किल हो सकती थी। आर्यन तुरंत नृपेंद्र के पास पहुंचा। तैयार हो जाओ, पशु ज्वार आधे घंटे में यहां पहुंचने वाला है। नृपेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन ने उसे दिलासा दिया, वान बीस्ट और 100 शीर्ष स्तरीय जानवरों को मैं और मेरा साथी देख लेंगे। तुम बस बाकी जानवरों को उन सुरक्षा चक्रों की मदद से रोको जो मैंने दीवारों पर लगाए हैं। मुझे बस इतना समय चाहिए कि मैं उस वान बीस्ट को मार गिराऊं। आर्यन जी, क्या आप वाकई एक वान बीस्ट को मार सकते हैं? नृपेंद्र हैरान था। अगर वह बहुत शक्तिशाली नहीं हुआ तो मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। नृपेंद्र के मन में उम्मीद की किरण जागी। उसने तुरंत सभी योद्धाओं को दीवार पर तैनात होने का आदेश दिया। लिन्हाई की सड़कों पर सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी आम लोग सुरंगों में छिप चुके थे। मानव और पशुओं के बीच महायुद्ध बस शुरू होने ही वाला था। अध्याय 55, वांग बीस्ट का अंत। संकट टला। लिन्हाई बेस की ऊंची दीवारों पर हजारों मार्शल योद्धा खड़े थे। उनकी नजरें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जहां से मौत उनके करीब आ रही थी। डर के मारे कई योद्धाओं के हाथ कांप रहे थे और वे अपने हथियारों को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहे थे। नृपेंद्र ग्रैंडमास्टर लीग ने सबको स्थिति साफ कर दी थी। लाखों जानवरों की सेना आ रही है, जिसका नेतृत्व एक वांग बीस्ट और सैकड़ों शीर्ष स्तरीय टॉप टियर हिंसक पशु कर रहे हैं। अगर नृपेंद्र ने उन्हें यह भरोसा नहीं दिलाया होता कि कोई वांग बीस्ट को संभाल लेगा, तो आधे योद्धा तो डर के मारे पहले ही भाग खड़े होते। तभी चील जैसी दृष्टि, ईगल आई टैलेंट वाले एक योद्धा ने चिल्लाकर सूचना दी, वे आ गए। हजारों जानवरों का रेला आ रहा है और उनके आगे 100 मीटर ऊंचा एक काला भालू चल रहा है। दीवार पर अफरातफरी मच गई। नृपेंद्र ने गरजते हुए सबको शांत किया, खामोश। अगर आज हम पीछे हटे तो न सिर्फ हम मरेंगे, बल्कि हमारे पीछे खड़ा हमारा परिवार भी मारा जाएगा। हमारे पास लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नृपेंद्र खुद अंदर से बुरी तरह डरा हुआ था, पर एक ग्रैंड मास्टर होने के नाते वह अपना डर नहीं दिखा सकता था। आसमान में आर्यन और रक्त, हवा में आर्यन और उसका ड्रैगन रक्त लिटिल ब्लड तैनात थे। आर्यन ने निर्देश दिया, रक्त, मैं उस वांग बीस्ट को रोकूंगा। तुम उन 100 शीर्ष स्तरीय जानवरों को उलझाकर रखो। बाकी छोटे जानवरों को छोड़ दो, उन्हें बेस के योद्धा संभाल लेंगे। आर्यन उठकर उस विशाल काले भालू के करीब पहुंचा। उसने अपनी प्रतिभा से उसकी जांच की। प्रजाति, काले पीठ वाला युद्ध भालू। साधना प्रतिभा, शीर्ष स्तरीय। रक्षा प्रतिभा, मध्यम। शक्ति प्रतिभा, मध्यम। आर्यन समझ गया कि ये दुश्मन कमजोर नहीं है। वांग बीस्ट होने के नाते उसकी मूल शक्ति 300 हाथियों की थी, जिसे उसकी मध्यम शक्ति प्रतिभा 1500 हाथियों की ताकत में बदल रही थी। ऊपर से उसकी रक्षा प्रतिभा प्रहारों को झेलने में सक्षम थी। मारो, आर्यन ने चिंगफैंग प्रहार से भालू पर हमला किया। भालू ने पहाड़ जैसे अपने पंजे से वार किया। धमाके के साथ भालू के पंजे पर एक गहरा जख्म हो गया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। गुस्से में भालू ने बाकी जानवरों को आदेश दिया कि वे उसे छोड़कर सीधे बेस पर हमला करें। रक्त का तांडव। उधर रक्त ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया। वह सीधे शीर्ष स्तरीय जानवरों के झुंड में कूद पड़ा। उसने अपनी ड्रैगन सोल शक्ति सक्रिय की, जिससे 10 मील के दायरे में मौजूद हर जानवर की आत्मा कांप उठी और उनकी आधी ताकत कम हो गई। इसके बाद रक्त ने अपनी ड्रैगन गर्जना ड्रैगन रॉ की। एक ऐसी ध्वनि तरंग निकली जिसने कमजोर जानवरों के परखच्चे उड़ा दिए। हजारों जानवरों की लाशों के ढेर लग गए। नृपेंद्र दीवार से ये सब देख रहा था और दंग रह गया। जानवरों को मारने की रफ्तार में रक्त अब आर्यन से भी आगे निकल चुका था।
बेस की दीवार पर जंग। शीर्ष स्तरीय जानवर अब रक्त को चारों ओर से घेर रहे थे ताकि इस गद्दार को खत्म कर सकें। लेकिन छोटे जानवरों की लहर नहीं रुकी। वे उन सुरक्षा चक्रों फॉर्मेशंस में फंसने लगे जो आर्यन ने मैदान में लगाए थे। बिजली के कटके और आग के गोलों ने हजारों जानवरों को राख कर दिया, लेकिन जानवरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपनी लाशों पर चकर उन चक्रों को तोड़ दिया। अब वे दीवार के बिल्कुल करीब थे। नृपेंद्र ने तलवार निकाली और चिल्लाया, योद्धाओं, तीरों की बौछार करो, जो भागेगा उसे मैं खुद मारूंगा। मेरे पीछे आओ। नृपेंद्र खुद दीवार से नीचे कूद पड़ा और जानवरों को काटने लगा। हजारों योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आर्यन के बनाए सुरक्षा चक्रों की वजह से वे किसी तरह टिके हुए थे। लेकिन हर कोई जानता था कि असली फैसला आर्यन और उस वांग बीस्ट के बीच होने वाला है। अगर आर्यन जीता तो लिनहाई बचेगा, अगर भालू जीत गया तो लिनहाई का नामो निशान मिट जाएगा। 10 मिनट बीत चुके थे। वांग बीस्ट ब्लैक बैक्ड वॉबियर अभी भी आर्यन के हाथों नहीं मरा था। उसका शरीर गहरे घावों से छलनी था और जमीन खून से लाल हो चुकी थी, लेकिन उसका लड़ने का जज्बा अभी भी कम नहीं हुआ था। इसके विपरीत आर्यन को कोई चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति और प्राण ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। तभी आर्यन ने अपनी सूडो प्रोफाउंड श्रेणी की रक्त पिपासु ब्लडथर्स्टी प्रतिभा सक्रिय की। निगल जाओ। हिंसक भालू के शरीर से निकलता भारी मात्रा में खून हवा में उड़कर आर्यन के मुंह में समाने लगा। इसे पीते ही आर्यन की थकान मिट गई और उसकी ऊर्जा फिर से भर गई। यही इस प्रतिभा की खौफनाक खासियत थी, दुश्मन के खून से खुद को रिचार्ज करना, जबकि घायल भालू अपनी शक्ति खोता जा रहा था। आर्यन ने पीछे मुड़कर लिनहाई बेस की ओर देखा और उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जानवर बहुत ज्यादा हैं, हजारों योद्धा मारे जा चुके हैं। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो लिनहाई बेस ढह जाएगा। आर्यन ने तुरंत एक बड़ा और साहसी फैसला लिया, टेलीपोर्ट। वह पलक झपकते ही उस दैत्य भालू की आंख के ठीक सामने पहुंच गया। इससे पहले कि भालू कुछ समझ पाता, आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से एक प्रहार किया। तलवार की ऊर्जा भालू की आंख को चीरते हुए उसके दिमाग के अंदर घुस गई। उसी क्षण मरते हुए भालू ने अपना भारी पंजा आर्यन पर दे मारा। आर्यन ने तुरंत अपनी 2 महान रक्षात्मक प्रतिभाएं सक्रिय कीं। सूडो प्रोफाउंड रक्षा प्रतिभा, सूडो प्रोफाउंड वज्रस्थीक वज्रबोन प्रतिभा। भालू के प्रहार ने आर्यन को दूर फेंक दिया, लेकिन इन प्रतिभाओं की वजह से वह मौत से बच गया। हालांकि उसके आंतरिक अंगों को गहरा झटका लगा। उसने तुरंत अपनी शीर्ष स्तरीय उपचार प्रतिभा का उपयोग किया और क्षण भर में ठीक हो गया। उधर वांग बीस्ट दर्द से कराह उठा और भारी शोर के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत हो चुकी थी। युद्ध का अंत। आर्यन के पास वांग बीस्ट का सामान समेटने का समय नहीं था। वह तुरंत लिनहाई बेस की दीवार की ओर टेलीपोर्ट हुआ। वहां पहुंचकर उसने अपनी तलवार की ऊर्जा की लहरों से गाजर मूली की तरह जानवरों को काटना शुरू किया। आर्यन के मैदान में उतरते ही योद्धाओं का दबाव कम हो गया। आधे घंटे के भीतर लाखों हिंसक पशु या तो मारे गए या डरकर भाग गए। आर्यन और उसके वफादार रक्त लिटिल ब्लड ने मिलकर इस पूरी लहर को कुचल दिया। जब जानवरों का झुंड पीछे हट गया तो आम योद्धा खुशी से झूम उठे। ड्रैगन की चालाकी और वफादारी। युद्ध खत्म होने के बाद आर्यन ने वांग बीस्ट के शरीर से लगभग 10,000 यूनिट खून निकाला और उसका मांस अपने पालतू ड्रैगन रक्त को इनाम में दे दिया। मालिक, रक्त पास आकर बड़े प्यार से बोला। क्या बात है? आर्यन ने पूछा। रक्त ने हिचकिचाते हुए कहा, मालिक, क्या ये हजारों उच्च स्तरीय जानवर जो मैंने मारे हैं, इनका खून मेरा हो सकता है? और क्या मुझे वो जादुई थैलियां स्टोरेज बैग्स मिल सकती हैं? मेरे पास इतना खून रखने की जगह नहीं है। आर्यन मुस्कुराया और उसने 2 खाली स्टोरेज बैग अपने ड्रैगन को दे दिए। रक्त खुशी से झूम उठा। उसने मन ही मन सोचा, अब ये बैग मेरे हैं, मालिक अब इन्हें वापस नहीं ले पाएंगे। वह तुरंत मरे हुए जानवरों का खून थैलियों में भरने लगा। भारी नुकसान और अगला कदम। अगले 3 दिनों तक बेस के बाहर सफाई चली। लिनवानली ने आर्यन को रिपोर्ट दी, महाशय आर्यन, इस युद्ध में हमारे 12,123 योद्धा और लगभग 20,000 आम लोग मारे गए हैं। आर्यन ने ठंडी आह भरी। हजारों जानवरों के हमले के बाद लिनहाई बेस का बच जाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। महाशय आर्यन, अब आगे क्या करना है? क्या खतरा पूरी तरह टल गया? योद्धा लीग ग्रैंडमास्टर लीग ने पूछा। नहीं, आर्यन ने गंभीरता से कहा, मैं जोंगहाई सुपर बेस की स्थिति देखने जा रहा हूं। यह एक संचार यंत्र कम्युनिकेटर है। अगर यहां फिर से कोई संकट आए तो तुरंत मुझे संदेश भेजना। मैं वापस आ जाऊंगा। योद्धा ली उसे रोकना चाहते थे क्योंकि आर्यन ही उनकी सुरक्षा की एकमात्र उम्मीद था, लेकिन आर्यन का फैसला अटल था। वह हवा में उड़ा और बादलों के बीच ओझल हो गया।